My dear students, welcome back my YouTube channel All Students Study। आज हम आपको सर्कल के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं। इसके संबंधित विशेष जानकारियाँ आप जानेंगे और इसके साथ साथ आपको यह भी जानकारी मिलेगी कि इसमें यदि वृत्त का केंद्र है, उसके केंद्र से किसी जीवा पर लंब डाला जाता है, कोई परपेंडिकुलर लाइन खींची जाती है, ड्रॉ की जाती है, तो उसे बाइसेक्ट कैसे करती है, ये भी प्रमेय मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वृत्त का सेंटर ये है, मान लीजिए सेंटर केंद्र होता है वृत्त का। और वृत्त की परिभाषा क्या है, आप कह सकते हैं किसी नियत बिंदु से, ये देखिए बिंदु नियत है, किसी नियत बिंदु से बिंदुओं के बिंदु पथ को, किसी नियत बिंदु से बिंदुओं के उस बिंदु पथ को जिसकी दूरी उस बिंदु से नियत हो, तो इस आकृति को वृत्त कहते हैं। ठीक है। और आप कह सकते हैं ये जो वृत्ताकार घेरे का परिमाप है, यही क्या है, वृत्त की परिधि है। इसी को वृत्त का क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। और आप ये भी जान लीजिए कि वृत्त की परिधि जो होती है, इसका सूत्र होता है 2πr। परिधि बराबर पाई गुणे व्यास, सूत्र होता है परिधि बराबर पाई गुणे व्यास। ठीक है। तो अब आप यहाँ व्यास का मान 2r रखते हैं, क्योंकि व्यास जो होता है त्रिज्या का दूना होता है। अभी आपको सारी जानकारी इसमें मिलेंगी। तो हम लोग ये जाने वृत्त क्या है, इसका एक और भी परिभाषा है, किसी समतल में गतिमान वह बिंदु, किसी समतल में गतिमान वह उस बिंदु के पथ को जिसकी एक नियत निश्चित बिंदु से समान दूरी हो, तो इस आकृति को वृत्त कहते हैं। तमाम परिभाषाएं हैं। तो वृत्त आपने जाना और केंद्र की जानकारी आपने तो लिया ही, इससे यानी इस बिंदु के बिंदु पथ से समान दूरी पर स्थित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। अब आपको ये पढ़ना है त्रिज्या क्या होती है, थोड़ा सा शॉर्टकट बताना चाहता हूँ, बहुत समय नहीं लेना है। तो केंद्र से परिधि तक की कोई भी दूरी ले लीजिए, नाम दिया मैंने ए, तो ओ ए वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। ओ ए वृत्त की त्रिज्या है। अब इसी को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, रेडियस बोलते हैं। ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब आप ये जानिए व्यास क्या होता है। तो वृत्त का व्यास जो होता है त्रिज्या का दूना होता है। ओ ए जितना है इधर और उतने बढ़ा दीजिए, यहां मैं बी राइट कर दिया। तो ये ए बी वृत्त की क्या है, त्रिज्या, व्यास है। ए बी वृत्त की क्या है, व्यास है। और ओ बी भी त्रिज्या है, ओ ए भी त्रिज्या है। व्यास को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, डायमीटर। समझ में आ गया। अब आपको अगली चीज बताना चाहेंगे कि जीवा क्या होती है, जिसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। ध्यान से समझ ले, जीवा वह चीज है, वो रेखाखंड होती है जो वृत्त के किसी दो बिंदु को ज्वाइन कर दे। जैसे एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, इन बिंदुओं को हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये जीवा हो गई। व्यास भी एक जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है, इसको याद रखेंगे। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास, और ये व्यास वृत्त को दो बराबर वृत्तों में बांट देता, अर्धवृत्त जिसे कहते हैं। ये आधा वृत्त इधर, आधा वृत्त इधर, दो बराबर भाग में बांटता है। ये अर्धवृत्त कहलाता है, जिसको इंग्लिश में सेमी सर्कल बोलते हैं। अब आपको आगे की चीज मैं पढ़ाऊंगा। आपने जीवा जान गया, उसके बाद आपको ये पता चला जीवा, इसका नाम दे दीजिए सी डी, ये जीवा हो गई। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं कि वृत्त के अन्य चीज भी और है। जैसे एक होता है वृत्तखंड। क्या होता है, वृत्तखंड। देखिए वृत्त का एक खंड कोई भी हो जाए वो वृत्तखंड है। जैसे वृत्त का देखिए, अब यहाँ कई खंड है, थोड़ा इसको मैं मिटा देता हूँ।
देखिए वृत्त हमारा था, यहाँ से हमने एक पार्ट ऐसे जो लाइन किया ये कट कर दिया। अब ये वृत्त का एक खंड है, वृत्त का एक टुकड़ा है, ये वृत्त खंड है। यानी हम अगर इधर चिन्हित जिस पार्ट को रहे हैं ये भी एक वृत्त खंड है, और इधर वाला भी इतना बड़ा जो है ये भी एक वृत्त खंड है। तो अंतर क्या है, दोनों वृत्त खंड है। तो आप कह रहे हो सर अब इसमें अंतर क्या है, तो वे नाम है। दो लोग हो, छोटे बड़े मोटे पतले कैसे भी हो, तो उनका नाम अलग अलग होता है। तो ये छोटा है, वृत्त का ये छोटा खंड है, तो इसको लघु वृत्त खंड बोलते हैं। क्या कहते हैं, लघु वृत्त खंड। और ये जो बड़ा है इसको क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्त खंड। क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्त खंड। तो वृत्त खंड की डेफिनेशन क्या है, देखिए वृत्त खंड ये है, सीडी है और इसका एक ये चाप है। सीडी तो जीवा है और ये क्या है, चाप है। तो जीवा और चाप से घिरा क्षेत्र वृत्त खंड कहलाता है। तो हम लोग डेफिनेशन करेंगे, किसी जीवा तथा उसके संगत चाप से घिरा हुआ क्षेत्र वृत्त खंड कहलाता है। अगर हम यहाँ देखें तो जब लघु चाप होगा तो लघु वृत्त खंड, दीर्घ चाप होगा तो दीर्घ वृत्त खंड। ये चीज हमने आपको इसमें बता दिया। अब त्रिज्य खंड की बारी है, त्रिज्य खंड को भी थोड़ा सा जान लें। त्रिज्य खंड क्या चीज है, त्रिज्य खंड में देखिए त्रिज्या नाम आया है। तो त्रिज्य खंड जो होता है ये त्रिज्या से घिरा क्षेत्र रहेगा और एक चाप रहेगा। जैसे ये वृत्त का केंद्र O है, हमने क्या किया, इसको यहाँ ज्वाइन किया, यहाँ है, ये दोनों त्रिज्याएं हैं। तो OA और OD, तो OA और OD से देखिए ये क्षेत्र घिरा हुआ है, यह हमारा त्रिज्य खंड कहलाता है। लघु त्रिज्य खंड है, लघु चाप से लघु त्रिज्य खंड, दीर्घ चाप और संगत त्रिज्या से तो वो दीर्घ त्रिज्य खंड कहलाएगा। यानी इधर वाला जो ये सब बचा है पार्ट, यह दीर्घ त्रिज्य खंड है। तो आपके समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। त्रिज्य खंड आपने जाना, वृत्त खंड जाना, जीवा जाना है, व्यास भी आप जान गए। व्यास क्या होती है, व्यास की परिभाषा भी आप जान लीजिए। व्यास का मतलब ये होता है, देखिए व्यास तभी माना जाता है जब वो सेंटर से जीवा जाती है। कोई भी जीवा, जो जीवा सेंटर से जाएगी, से सेंटर से गई तो ये व्यास है, डायमीटर होगी। अगर सेंटर से जीवा नहीं जाती है तो डायमीटर नहीं होती है। तो सबसे बड़ी जीवा व्यास। और आप कह सकते हो व्यास की डिफिनेशन, वह जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। बहुत ज्यादा लंबी परिभाषा नहीं, शॉर्टकट परिभाषा है, सब सीखते रहिए। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे हम लोग वृत्त का व्यास कहते हैं। व्यास और त्रिज्या में संबंध जान लीजिए। वृत्त का व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है, देखिए त्रिज्या ये है O और इसका नाम ए दिया, यहाँ से यहाँ तक मैंने मिला दिया, B कर दिया। तो OA और OB मिल करके AB व्यास का निर्माण करेंगे। तो आप कह सकते हो व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। क्यों, क्योंकि व्यास जो होता है त्रिज्या का डबल होता है। तो OA और OB मिलाएंगे तो त्रिज्या यानी जो है मिला करके व्यास बनेगा। तो इसलिए व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या, यानी व्यास को D बोलते हैं, 2R, D बराबर 2R। ये आपका सूत्र हो गया। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हमें एक प्रमेय बताना है, वह प्रमेय संक्षेप में बताना मैं उचित समझता हूँ। प्रमेय क्या है, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ये समझना है। हमने माना इसका सेंटर O है, यह एक जीवा AB है। हमने O से इस AB पर एक परपेंडिकुलर लाइन M ड्रॉ किया, OM ड्रॉ किया। अब आपको यह सिद्ध करना AM बराबर MB, बहुत डिटेल नहीं, संक्षेप में AM बराबर MB हम लोग लिखेंगे। यहाँ प्रमेय नोट कर लेंगे, प्रमेय नोट कर लेंगे। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब हम लोग इसे सिद्ध करेंगे। तो हम लोग देखिए रचना कर लेंगे, O को A से ज्वाइन कर देंगे, O को B से ज्वाइन कर देंगे।
ज्वाइन करने के बाद आपको दो ट्रायंगल मिलेंगे। इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट सिद्ध कर दीजिए, यानी सर्वांग सम। सर्वांग सम का मतलब आप पढ़े भी होंगे। सर्वांग सम देखिए, सर्वांग सम, सर्वांग सम माने सभी अंग सम माने बराबर। जिस आकृति के सारे अंग सारे पार्ट आपस में बराबर होते हैं वो सर्वांग सम होती है। अब देखिए हम इसको सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे तो संगत पार्ट एम बी एम बराबर हो जाएगा। तो मैं बहुत ज्यादा लिख नहीं रहा हूं, आप इसे नोट कर लेंगे। लिखेंगे दिया है वृत्त का केंद्र O है, जीवा AB पर केंद्र O से OM एक लंब रेखा खींची गई है। इसके बाद आप लिखिएगा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? AM बराबर BM, AM बराबर BM। हम लोग लिखेंगे रचना। एक काम करना है, रचना में लिख लीजिएगा O को A तथा B से मिलाया, O को A तथा B से मिलाया। इतना लिखने के बाद अब आप लिखेंगे प्रूफ, उपपत्ति। उपपत्ति में लिखेंगे त्रिभुज AOM तथा त्रिभुज BOM में, इन दोनों त्रिभुजों में हम लोग सर्वांगसम करने का इसे प्रयास करेंगे। बराबर पार्ट ढूंढिए। देखिए OA बराबर OB होगा, इस त्रिभुज में OA बराबर OB। क्यों? क्योंकि ये त्रिज्या है, तो एक ही वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यहाँ लिखेंगे त्रिज्याएं हैं इसलिए बराबर होंगी। दूसरा चीज OM बराबर OM, क्योंकि देखिए ये पार्ट दोनों में आ रहा है, कॉमन पार्ट है। यह भाग इस त्रिभुज का भी है और इसका जितनी लंबाई इसमें होगी उतनी लंबाई इसमें भी होगी, इसलिए बराबर होगा। तो OM बराबर OM, ये आपका देंगे उभयनिष्ठ यानी कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तीसरी चीज, जब ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, तो हो गया एंगल OMA इक्वल्स टू एंगल OMB। यहाँ आप लिखेंगे प्रत्येक कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। जब हम किसी भी त्रिभुज में तीन चीज बराबर पा जाते हैं तो उसका अन्य पार्ट उसके बराबर होता है, क्योंकि सर्वांग समता रूल कहता है। तो हम कह देंगे त्रिभुज आपने AOM सर्वांगसम, ये सर्वांगसम का चिन्ह है। त्रिभुज BOM, ठीक है ना, किससे? RHS रूल से कह लीजिए। देखिए ये के RHS रूल माने राइट एंगल यहाँ है, उसके बाद कर्ण ये हाइपोटेनस, और उसके बाद एक साइड ये कॉमन साइड। तो आप कह सकते हैं RHS रूल से त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। तो जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो इसका ये स्पष्टीकरण हो गया कि ये त्रिभुज को हम इसके ऊपर अगर रखेंगे तो वो सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम का मतलब जैसे हथेली है, ये हथेली को इसके ऊपर रखिए तो सारे पार्ट को ये क्या करता है? ढक लेता है, तो ये सर्वांगसम है। तो हम लोग इसी को पढ़े हैं, तो यहाँ हम देखेंगे। तो अब लिखेंगे CPCT से इसका संगत पार्ट AM बराबर BM, ये आप कह सकते हैं CPCT से। तो CPCT का मतलब क्या है? करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल माने सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स माने संगत भाग, संगत भाग माने उससे रिलेशन रखने वाला। जैसे इसका संगत एंगल यही होगा, इसकी संगत भुजा ये होगी, तो इसको इसी के ऊपर रखना, न कि इसको इसके ऊपर, तो ये संगत पार्ट होता है। तो इस प्रकार से हमने AM बराबर BM देखा। तो आपको इसमें स्पष्ट हो गया कि किसी भी त्रिभुज के केंद्र से यदि किसी जीवा पर हम लंब डालते हैं तो जीवा पर डाला गया लंब जो होता है उस जीवा को बाइसेक्ट करता है। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो फुल वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।